एक खाली स्टोर के अंदर कैरोल खुद को जागता रखने के लिए जो भी दवाइयां या एनर्जी ड्रिंक मिले उन्हें लेने की कोशिश कर रही है। बाहर खतरनाक ताकतें लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यह तबाही कुछ दिन पहले शुरू हुई थी जब एक स्पेस शटल धरती पर लौटते समय अचानक फट गया और उसके टुकड़े अमेरिका के कई राज्यों में गिर गए। मीडिया ने इसे एलियन आक्रमण का संकेत बताया। ज्यादातर लोग डर के मारे मलबे को छूने से बचते हैं, लेकिन कई मौकाप्रस्त लोग उसे ईबे पर बेच रहे हैं। सीडीसी के प्रमुख टकर एक क्रैश साइट पर जांच के लिए पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक टुकड़ा मिलता है जो एक रहस्यमयी जीव से संक्रमित होता है जो अत्यधिक रेडिएशन सह सकता है और तेजी से बढ़ता है, जिससे लगता है कि वह किसी दूसरे ग्रह से आया है। जाते समय टकर गलती से मलबे का एक छोटा टुकड़ा छू लेते हैं और उनकी उंगली कट जाती है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उसी रात घर पहुंचने पर उनका कुत्ता बिना वजह घुर्राने लगता है, लेकिन टक्कर उसे अनदेखा कर सो जाते हैं। इसके बाद उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है और उनके चेहरे पर कोशिकाओं का अजीब संकुचन होने लगता है, जैसे किसी चीज ने उन पर कब्जा कर लिया हो। इसी दौरान टक्कर की एक्स वाइफ कैरोल अपने बेटे ओलिवर को बुरे सपने से चीखते हुए सुनती है और पूरी रात उसे संभालती है। अगली सुबह कैरोल को टक्कर का फोन आता है जिसमें वह अपने बेटे से मिलने की जिद करता है जो उसके स्वभाव के खिलाफ है। कैरोल मना कर फोन काट देती है। इसके बाद वह ओलिवर को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाती है जहाँ वह एक मनोचिकित्सक है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके सबसे अच्छे दोस्त बेन से होती है जो उसे लिफ्ट देता है। बेन, जो एक डॉक्टर है, बताता है कि सरकार कुछ छिपा रही है क्योंकि क्रैश साइट के सभी जांचकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। कैरोल राजनीति और टक्कर की शिकायतों में दिलचस्पी नहीं दिखाती। ऑफिस पहुंचकर कैरोल अपनी पहली मरीज वेंडी से मिलती है जो बताती है कि उसका पति अजीब व्यवहार कर रहा है। कुछ दिन पहले वह घर आया और उनका कुत्ता बिना वजह उस पर गुर्राने लगा। उसके पति ने बिना किसी भावना के कुत्ते को मार दिया। कैरोल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वह वेंडी को नई दवा लिख देती है। उस रात कैरोल और उसकी पड़ोसी बच्चों को ट्रिक ऑनर ट्रीट कराने ले जाती हैं। एक घर के पास पहुंचते ही वहां का कुत्ता बेकाबू होकर भौंकने लगता है, जबकि मालिक कहता है कि वह आमतौर पर शांत रहता है। जैसे ही वे लौटने लगते हैं, कुत्ता अचानक एक बच्चे पर झपट पड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि बच्चा डरता नहीं बल्कि अपने हाथों से कुत्ते का मुंह पकड़ लेता है। बाद में पता चलता है कि बच्चा घायल है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं है। सब कैरोल के घर लौटते हैं। कैंडी बांटते समय पड़ोसी बताती है कि उसका बेटा भी अजीब हो गया है, जैसे उसकी भावनाएं मर गई हों। तभी दूसरे कमरे से ओलिवर की चीख सुनाई देती है। कैरोल वहां जाकर देखती है कि ओलिवर के हाथ से अजीब मांस जैसा कुछ निकल रहा है जो उसे कैंडी में मिला था। अगली सुबह कैरोल सड़क पर एक डरी हुई औरत को भागते देखती है, लेकिन अनदेखा कर देती है। वह उस मांस को बेन के पास ले जाती है जो उसे अपने वैज्ञानिक दोस्त स्टीवन को दिखाता है। स्टीवन जांच का वादा करता है। इसी दौरान एक रहस्यमयी वायरस पूरे देश में फैलने लगता है, जिससे हर दिन कई मौतें होती हैं। राजधानी में आपात बैठक होती है। टक्कर बताता है कि वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है और इसका एकमात्र उपाय सामूहिक टीकाकरण है। वहीं संक्रमित वेटर मेहमानों की चाय में उल्टी कर रहे होते हैं। अस्पताल से निकलते समय कैरोल एक बेघर आदमी को दौरे पड़ते देखती है, लेकिन इस बार लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं। ऑफिस पहुंचकर वह देखती है कि वेंडी का पति जबरदस्ती उससे मिलने आया है और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं है। वह बिल्कुल बिना किसी भावना के बात करता है। कैरोल तुरंत वेंडी को फोन करके उसे चेतावनी देती है और उसे इमारत में आने से बचा लेती है। वेंडी इसके बाद टैक्सी लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। उस रात कैरोल अनिच्छा से यह फैसला करती है कि ओलिवर को कुछ समय के लिए टक्कर के साथ रहने दे, क्योंकि आखिरकार वह उसका पिता है। जब वे टक्कर के घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक बेहद डरी हुई औरत सड़क के बीचों बीच आ जाती है। कैरोल समय रहते ब्रेक लगा देती है और कार रुक जाती है। वह औरत घबराई हुई आवाज में मदद की गुहार लगाती है और जोर देकर कहती है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाए, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। कैरोल यह देखकर सन्न रह जाती है कि दुर्घटना के बाद भी उस कार के ड्राइवर के चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, बिल्कुल सपाट और खाली। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो कैरोल उस ड्राइवर के खिलाफ गवाही देना चाहती है, लेकिन पुलिस चीफ उसे घर जाने को कह देता है और भरोसा दिलाता है कि सब कुछ पूरी तरह नियंत्रण में है। ये बात कैरोल को बेहद अजीब और परेशान करने वाली लगती है। कुछ ही देर बाद कैरोल ओलिवर को टक्कर के घर छोड़ देती है। जाते समय वह नोटिस करती है कि उसका एक्स हस्बैंड टक्कर भी किसी तरह की भावना नहीं दिखाता, न बेटे के लिए न उसके लिए। बाद में कैरोल बेन के साथ एक बेहद शानदार और एलिगेंट पार्टी में जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात डिप्लोमेट बेला चीक, उसकी पत्नी लुडमिला और डॉक्टर यूरिश से होती है। चारों लोग जीवन, समाज और मानव स्वभाव को लेकर दार्शनिक बातचीत करते हैं। पार्टी के बाद बेन कैरोल को घर छोड़ने जाता है। कार में बेन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल उसे रोक देती है क्योंकि वह अपनी दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहती।
घर के अंदर पहुंचकर कैरल ऑलिवर को एक मैसेज भेजती है। तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है जो जनगणना से जुड़े सवाल पूछ रहा है, जो इतनी रात को बेहद अजीब लगता है। कैरल दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अपना हाथ दरवाजे के बीच में घुसा देता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है। आखिरकार कैरल पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर देती है और वह आदमी वहां से चला जाता है। इसी दौरान ऑलिवर अपने दोस्त जीन के साथ खेल रहा होता है। जीन उसे बताता है कि उसके पिता हाल के दिनों में अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ऑलिवर भी मानता है कि उसका अपना पिता भी ऐसा ही अजीब लग रहा है। अगली सुबह कैरल देखती है कि सड़कों पर चल रहे कई लोगों की आंखों में एक अजीब सी खालीपन भरी नजर है, जैसे उनकी आत्माएं उनसे छीन ली गई हों। जब कैरल अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे यह जानकर हैरानी होती है कि उस दिन उसके सभी मरीजों ने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। वह वेंडी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन वेंडी का पति उठाता है और बिल्कुल सामान्य लहजे में कहता है कि सब कुछ ठीक है। यह बात कैरल को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। वह समझने लगती है कि यह वायरस लोगों को नियंत्रित कर रहा है। जैसे ही वह इस बारे में रिसर्च शुरू करती है, उसकी सेक्रेटरी अचानक उसे चाय ऑफर करती है, जिससे कैरल चौंक जाती है। चाय पीने से ठीक पहले उसे बेन का फोन आता है, जिसमें वह बताता है कि अजीब त्वचा के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। कैरल तुरंत लैब पहुंचती है, जहां स्टीवन समझाता है कि वह त्वचा का टुकड़ा कई तरह के आणविक स्पोर्स से बना है। ये स्पोर्स नींद के दौरान इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और जेनेटिक कोड को बदल देते हैं, जिससे इंसान मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि संक्रमण से बचने का एकमात्र तरीका है सोना नहीं, जागते रहना, जब तक कि कोई इलाज न मिल जाए। इसी समय लुडमिला बेन को फोन करती है और बताती है कि डॉक्टर यूरिश बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। ये सुनते ही कैरल, बेन और स्टीवन तुरंत यूरिश के घर की ओर रवाना हो जाते हैं।